जी, गुड आफ्टरनून। ऐसे स्ट्रेंज एक्सप्रेशन से क्यों बैठे हुए हो आप अलग तरीके से? लास्ट क्लास है मेरी आज की या अभी और भी क्लासेस हैं इसके बाद? लास्ट है। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है प्रॉपर? स्टार्ट करूं तो आपको सी इंटर में एक सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ग्रुप वन में। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉर्पोरेट लॉ, that include two acts, कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी एक्ट, और दूसरा है ओएल, अदर लॉज। इस क्लास में मेरे आईपैड में अर्थिंग की प्रॉब्लम है, मैं लिखूंगा कुछ और, आपको दिखेगा अरेबिक में। आप परेशान मत होना कि इतना बुरा लिख के आप सीए कैसे बन गए। ये प्रॉब्लम है मेरे आईपैड के साथ यहाँ अर्थिंग की। सो ट्राई करना, आपको कुछ बहुत ही ज्यादा लगे कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, पूछ लेना। सो देयर आर टू पार्ट्स। कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स का सब्जेक्ट है और अदर लॉ 30 मार्क्स का सब्जेक्ट है। सो कॉर्पोरेट लॉ में मेजर पार्ट है आपका कंपनीज एक्ट 2013 और एक बहुत छोटा सा पार्ट है, अराउंड 8 to 10 मार्क्स का वेटेज है उस चैप्टर का, दैट इज एलएलपी एक्ट। सो ये सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यस, मैं आ ही रहा हूं उस पर। सो बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग दिस सब्जेक्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल। बाय एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई एम ऑल्सो अ कंपनी सेक्रेटरी, सीएस भी हूँ। एक कोर्स के बारे में जानोगे आप धीरे धीरे, दैट इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और वो मेजर आप कंपनीज एक्ट में वर्ड सुनोगे। सो इंडिया में दिस इज वन ऑफ द न्यू प्रोफेशन, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स क्या होते हैं कि आज की डेट में किसी भी कंपनी को अगर अपनी किसी सिक्योरिटी का, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड एटसेट्रा, किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाना है, सो केवल रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ही कर सकते हैं। और ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। जैसे लैंड बिल्डिंग के रजिस्टर्ड वैल्यूअर अलग होंगे, प्लांट एंड इक्विपमेंट के रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स अलग होंगे, और सिक्योरिटीज के, फाइनेंशियल असेट्स के, इंटेंजिबल असेट्स के, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सबके रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक कॉमन कैटेगरी के होते हैं, वो कहलाते हैं एसएफए कैटेगरी के रजिस्टर्ड वैल्यूअर, सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल असेट्स के रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसएफए कैटेगरी के रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द कॉमर्स फील्ड इन इंडिया राइट नाउ। इस कैटेगरी के इंडिया में केवल 1500 रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं। सो फॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ देम। एक एग्जाम होता है सीए या सीएस, आप कर लो, उसके बाद एटलीस्ट 3 साल आपको हो जाए, आप प्रैक्टिस में हो, तो फिर आपको एक आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का एक एग्जाम होता है वैल्यूएशन का, वो देना होता है, कुछ ट्रेनिंग्स करनी होती है, और उसके बाद ही आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो। सो फिर ये जैसे आप देखते हो ना, क्या बताऊं आपको, शार्क टैंक्स देखते हो आप, कि किसी कंपनी में नई फंडिंग आ रही है, हम नई सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, ये सब पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा रियल में नहीं होता है पेपर्स में। भले ही उन्होंने वहां फंडिंग एक्सेप्ट कर ली हो, लेकिन उसके पहले कंपनी को अपना वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई भी कंपनी में नई फंडिंग नहीं आ सकती, कोई भी कंपनी नई सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। एक नाम आप धीरे धीरे और सुनोगे, जब आप कंपनी लॉ डेप्थ में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कंपनी में अलग अलग क्लासेस के डायरेक्टर्स होते हैं। सो लाइक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, वैसे एक डायरेक्टर और होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो हर बड़ी कंपनी में, इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनी में, कुछ मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने जरूरी होते हैं। सो इनका काम होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इन द कंपनी। और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उन्हें कुछ मिनिमम लाइक अपनी टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने होते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ताकि कंपनी कोई फ्रॉड ना करे पब्लिक के साथ। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर कोई नहीं बन सकता। सो अगेन एमसीए का एक एग्जाम होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनने की क्वालिफिकेशन के लिए, और जब ये एग्जाम पास कर लेते हो तभी आप किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हो। सो आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड विद दिस एग्जाम, एंड नॉट ओनली क्वालिफाइड, मैं कुछ कंपनीज के बोर्ड में हूँ एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सर्व कर रहा हूँ। आई एम सर्विंग ऑन द बोर्ड ऑफ द सर्टेन कंपनीज एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके अलावा ये नाम आप सबने सुना हुआ होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने एक कोर्स किया हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप इन इमर्जिंग इकोनॉमी। इंडिया जैसी बढ़ती हुई इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप, ई शिप, बिजनेसेस कैसे डेवलप होते हैं, इस बात का एक कोर्स है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का।
सो ये है मेरी एक ब्रीफ एजुकेशन प्रोफाइल एज फार एज माई प्रोफेशन इज कंसर्न. सो लास्ट 12+ साल हो गए सीए बनने हुए. तब से दो काम कर रहा हूँ. एक तो एकेडमिक्स में हूँ, पढ़ा रहा हूँ सीए और सीएस स्टूडेंट्स को. अब तक करीब 13-14 हज़ार बच्चे पढ़ा चुका हूँ. और एज फार एज अदर देन एकेडमिक्स तो प्रैक्टिस करता हूँ. कुछ समय पहले तक करता था प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अब मैं मेजर प्रैक्टिस करता हूँ केवल रजिस्टर्ड वैल्यूअर की. सो मैं कोई भी ट्रेडिशनल काम नहीं करता हूँ, लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, नॉर्मल फाइलिंग, कोई भी काम नहीं करता हूँ. मैं खुद का इनकम टैक्स का रिटर्न भी खुद नहीं भर सकता. ये जानकर आप भी बोलोगे फिर आप सीए कैसे हो. यही मेरे जान पहचान के लोग भी बोलते हैं. मैं इनमें से कुछ नहीं करता हूँ. आई जस्ट प्रैक्टिस एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर. दिस इज माई प्रोफाइल. अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की. करेंगे बेटा इस बारे में बात. सीए सीएस एक साथ कैसे हो सकता है, करेंगे कभी इस बारे में बात. इम्पॉसिबल नहीं है, तभी मैंने कर लिया. हो सकता है, मतलब मुझे भी नहीं पता कैसे हो सकता है. एग्जाम दिए, पास हो गए, बन गए, सिंपल. कभी बाद में बात करेंगे. अभी आज का डिस्कशन सीए सीएस नहीं है. आज का डिस्कशन है लॉ. उस बारे में बात करते हैं. हम बहुत टाइम साथ में रहेंगे, तब कभी ना कभी ये सब बातें करेंगे. चलिए. हाँ बिल्कुल गलती हो गई, नहीं बताया मैंने. ऑब्वियस है, वो तो किया ही होगा. अभी 12th 10th भी बताऊं क्या मतलब है. सो ऑब्वियस है. आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट. आई बेसिकली बिलोंग्स टू अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ राजस्थान. सो कोटा यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम किया हुआ है. राइट. चलिए अभी बात करते हैं इस लॉ वाले सब्जेक्ट के बारे में. सो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज वाले सब्जेक्ट में पहला पार्ट जो है कंपनी लॉ, उसका उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. एक है कंपनी लॉ की बहुत बेसिक चीजें, बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी लॉ, और दूसरा बोल सकते हैं एडवांस कंपनी लॉ. तो ये वाला पार्ट आपको तरुण महाजन सर पढ़ाएंगे और ये वाला पार्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा. सो इट इज हैविंग अ वेटेज ऑफ अराउंड 20 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स का जो आपका एक और सिलेबस है अदर लॉज. ये दो चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा. तो आप ऐसा मान सकते हैं 50 मार्क्स करीब वेटेज आपको मैं पढ़ाऊंगा और 50 मार्क्स का सिलेबस आपको इस सब्जेक्ट में तरुण सर पढ़ाएंगे. ऑल राइट. तरुण सर हमारे भी टीचर हैं और तरुण सर भी सीए तो हैं ही, तरुण सर भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं. सो इंदौर में कुछ गिने चुने ही रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं जो वैल्यूएशन की प्रैक्टिस करते हैं. उनमें से दो तो हम लोग ही हैं, मैं और तरुण सर. चलिए. हाँ, हम भी तरुण सर से ही पढ़े हुए हैं. हमने भी तरुण सर से ही पढ़ा है एफएम. चलिए अब यहां की बात को आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए है क्यों, यूज एंड द इंटेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट. मैं ऐसा मानता हूं कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें तो पहले ये क्लैरिटी जरूर रखें, इस बात की क्लैरिटी कि सब्जेक्ट आपको पढ़ा क्यों रहे हैं, काम क्या आएगा सीए को. तो पहले मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि हमारे सब्जेक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको सीए के करिकुलम में कि कॉस्ट थीटा टेन थीटा जैसा कुछ पढ़ा रहे हैं जो काम ही नहीं आ रहा हो. हमारे यहाँ जो भी है वो सब काम आएगा रियल लाइफ में. अभी तो आपने फाउंडेशन का एग्जाम दिया ही है. अभी आपको प्रोफेशन के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है. फिर भी मुझे इतना सा लगता है कि आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर काम होता है ऑडिट, है ना. वन ऑफ द कोर टास्क हमारा ऑडिट होता है. एक तो आप लोग ऐसे परेशान होकर मत बैठो, नॉर्मल बैठो आराम से. किसी ने आपको बोला है क्या मुंह बनाकर बैठना पड़ता है सीए करना और टेंशन में रहना पड़ता है? किसी ने हम जैसे लोग ही बन गए, आप भी बन जाओगे. चिल करो. पढ़ना बहुत है ऑब्वियस है, बट ऐसे स्ट्रेस में दिख रहे हो मुझे आधे लोग. तो या तो आपको इस बात का स्ट्रेस है कि अभी तो एग्जाम खत्म हुए थे, अभी से क्या नाटक है ये चालू कर रखा है फोकट का. कब खत्म हुए थे आपके एग्जाम्स? हाँ, 20 को खत्म हो गए थे, 20 को खत्म हो गए थे, 21 को खत्म हो गए थे, 21 को. अच्छा, 4 दिन ही मिले आपको मजे करने के. फिर हमने बुला लिया. कब से लग रही है आपकी क्लास? आज सुबह से. किस किस टाइम से? ओके. आप इसको भी मजा ही मानो कि आप 11:30 बजे आके 3-4 बजे अभी फ्री हो जाओगे, क्योंकि जब आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तो आप फिर 9 बजे से 5 बजे तक यहीं बैठोगे. तो अभी ये भी मजा ही है, आप इसको मजा ही मानो. आधे मजे चल रहे हैं. और वैसे भी अगर आप इधर आ ही गए हो कि मैथ्स के पेपर में पास होने की टेंशन है,
अच्छा, ये आप लोगों को भी यही टेंशन है क्या? टेंशन में क्यों बैठे हुए? इसलिए मैथ्स का पेपर टफ आया था क्या इस बार? ये मैथ्स हमेशा से ही विलन रहा है सीएल की जर्नी में। आप तो ये सोचो कि अगर मैथ्स इंटर और फाइनल दोनों में होता तो क्या ही होता। जैसे तैसे फाउंडेशन तो मैनेज हो जाता है सर। खैर, कोई ना। हाँ, ये बोल सकते हो आप सीरियसली कि मैंने जो अभी बात बोली थी कि हमारे सब्जेक्ट में कोई भी, हमारे करिकुलम में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो बिना काम के यहाँ हो। उसका एक्सेप्शन है मैथ्स। बोल सर, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या काम आएगा सर, हमको ये बताओ सर। हाँ सीरियसली, बट आपका मेंटल एप्टीट्यूड का लेवल ही चेक करना है इंस्टीट्यूट को, और कुछ नहीं। और वैसे भी मैं सीए के करिकुलम का मतलब मेरे लिए है इंटर और फाइनल, है ना, वो तो एंट्रेंस लेवल का एक एग्जाम है। सो पहला मुद्दा डिस्कस करते हैं आज का कि ये लॉ का सब्जेक्ट काम का क्यों है, हमें क्या काम आएगा, क्यों पढ़ते हैं हम कंपनी लॉ के एक्सपर्ट हैं क्या? वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ट्रीटेड एज एन एक्सपर्ट ऑफ द कंपनी लॉ और नॉट? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से हम किन चीजों के एक्सपर्ट होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? चार्टर्ड अकाउंटेंट किस चीज का एक्सपर्ट है? किस चीज का एक्सपर्ट है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अकाउंट्स का, ठीक है, और टैक्सेशन का, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और बोले सर ऑडिट का, बढ़िया, फाइनेंस का, है ना, इन चीजों का एक्सपर्ट माना जाता है। तो आप मान रहे हो ना कि हम ऑडिट के तो एक्सपर्ट्स हैं, हम ही कर सकते हैं। अभी भी वो नाम नहीं आया कंपनी लॉ के एक्सपर्ट्स। तो आपके हिसाब से कंपनी लॉ के एक्सपर्ट्स कौन है? बोल सर, वो तो सीएस है। हाँ, हाँ, बढ़िया। तो हम ऑडिट के एक्सपर्ट हैं या कंपनी लॉ के एक्सपर्ट हैं? तो इन दोनों से फाइनल कंक्लूजन दिखाते हैं कि हम कंपनी ऑडिट्स के एक्सपर्ट हैं। ऑडिट आप ही करोगे कंपनीज का, हर कंपनी को हर साल ऑडिट करवाना कंपलसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, स्मॉल हो, बिग हो, भले ही ओपीसी हो, इनएक्टिव हो, भले ही बिजनेस नहीं चल रहा हो, भले ही लॉस में है, ऑडिट इज कंपलसरी। एंड कौन कर सकता है? केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मुझे एक बात बताओ, मतलब आपको ये नाम भी समझ में आता है? बातों से पता चला कि आपको नाम समझ में आता है। क्या कंपनी ऑडिट, क्या मतलब होगा आपके हिसाब से कंपनी ऑडिट का? क्या है कंपनी ऑडिट का मतलब? बोलो यार, एक तो ऐसे टेंशन में मत बैठे रहो, आप शांति से बैठो, मजे में बातें करो, बस ऐसे ही चलेगी हमारी क्लास। तो क्या मतलब है कंपनी ऑडिट का आपके हिसाब से? मतलब आप ले देकर वहीं आ गए जिसके हम एक्सपर्ट्स हैं। तो बोले सर, पहले तो ना कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं कि फाइनेंशियली वो ट्रांजेक्शन्स प्रॉपर है या नहीं एंटर्ड। ठीक है, बट क्या आपको नहीं लगता कंपनी ऑडिट नाम दिया है इसका मतलब ये होगा कि ऑडिटर को ये भी चेक करना है कि इस पर्सन ने कंपनी लॉ का कंप्लायंस किया या नहीं किया? क्या बोलते हो? ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है देश में। ये लकी बढ़िया बोल रहा है, कह रहा है कंपनी कंपनी एक्ट के अनुसार चल रही है या नहीं, बस उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा कि कंपनी कंपनी लॉ का कंप्लायंस कर रही है या नहीं। ये भी आपको ही चेक करना है। तो एक तो आपको ये चेक करना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए या नहीं हुए। ये तो आप पार्टनरशिप फॉर्म का ऑडिट करोगे तो भी चेक करोगे, लेकिन जब आप कंपनी का कंपनी ऑडिट करोगे तब आप इस बात पर साइन कर रहे हो पेपर में लिख के कि कंपनी ने कंपनी लॉ के प्रोविजंस को फॉलो किया है। कौन लिख रहा है ये बात? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। कब लिख सकते हो ये बात आप कि कंपनी ने कंपनी लॉ के प्रोविजंस को कंप्लाई किया है? जब पहले आपको पता हो कि कंपनी लॉ के प्रोविजंस क्या होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये एक गलत फहमी दूर करना ही मेरे पहले लेक्चर का डिस्कशन होता है कि कंपनी लॉ का एक्सपर्ट कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है। गवर्नमेंट तो कंपनी लॉ का एक्सपर्ट आपको मानती है, इसलिए कंपनी ऑडिट पर साइन करने की जिम्मेदारी आपको दी हुई है। कंपनी ऑडिट के अलावा और कौन कौन से ऑडिट होते हैं ये तो
द ग्रेट असीम त्रिवेदी सर ऑडिट पढ़ाएंगे तब बताते रहेंगे आपको, बट फिर भी मैं आपको नाम, दो चार नाम ले देता हूं। एक होता है कंपनी ऑडिट, एक मोस्ट पॉपुलर ऑडिट है टैक्स ऑडिट, जिसकी लड़ाई चल रही है अभी, आईसीएसआई वाले बोल रहे हैं हमको भी करने दो ये वाला ऑडिट, टैक्स ऑडिट। अब टैक्स ऑडिट क्या होता है? ये टैक्स ऑडिट के प्रोविजन कहां लिखे हुए हैं? इनकम टैक्स एक्ट में। क्या कहता है ये एक्ट? ये प्रोविजन कहता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कंपनी हो या ना हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो, और अगर उसका टर्नओवर किससे ज्यादा है, 2 करोड़ रुपए से अगर उसका टर्नओवर ज्यादा है, तो उसको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। अब टैक्स ऑडिट का मतलब क्या होता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इस बात का ऑडिट करेगा, आगे आप बोल रहे हैं मैं बोलूं, कि इस पर्सन ने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। एक और ऑडिट होता है, कौन सा ऑडिट? जीएसटी ऑडिट। लाइक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 5 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा हो, तो उसे जीएसटी ऑडिट भी करवाना है। किससे करवाना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। क्या लिख कर देगा चार्टर्ड अकाउंटेंट? इसने, अरे अब आप बोलने, अब आपको समझ में आ गई चीजें। बोले जिस नाम का ऑडिट है ना, उसके कंप्लायंस चेक हो रहे हैं, बस यही कहानी है। तो मुझे लगता है इसके बहाने मैं आपको कंपनी ऑडिट अच्छे से समझा सकता हूं कि कंपनी ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या चेक करेगा कि कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो मुझे फिर बताओ, हु इज रिक्वायर्ड टू हैव एक्सपर्टीज ऑफ द कंपनीज एक्ट? आपको साइन करने हैं उस पर, इसलिए आपको चाहिए। सर ऑडिट का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया भाई, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूं कि मेरे मजे तो नहीं ले रहा ना, मतलब मैं देखो जूनियर फैकल्टी में मजे ले लेता हूँ भाई, थोड़ा सा मजे मत लेना, मेरे करियर का सवाल है। मजे तो नहीं ले रहा ना? हाँ फिर ठीक है, कि नया नया लड़का है उसको पकड़ लो, बता दो कैसे पढ़ाते हैं। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का बेसिक लैंग्वेज में बताता हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ द ऑडिट, ना ही मैं क्लेम कर रहा हूँ, बट हाँ ऑब्वियसली पढ़ा तो है, हमने भी तभी पास हुए हैं, ऑडिट हमारे भी था। ऑडिट का मतलब बेसिकली ये होता है चेक करना, वेरीफाई करना कि जो आप बता रहे हो, जो आपने फाइनली ये पेपर बनाए हैं, ये सही पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। सो आई एम नॉट द मेकर इन द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटर, आई एम नॉट मेकर, आई एम ओनली चेकर वन। मैं चेक करता हूं, मैं बनाता नहीं हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी ये देखना है कि वो सही से बने हैं या नहीं बने हैं। एक लैंग्वेज सीखोगे आप ऑडिट में, टीम सर पढ़ाएंगे आपको, तब आप ऑडिट में एक लैंग्वेज सीखोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, financial statements are responsibility of the management of the company. Being an auditor, my responsibility is to express the opinion कि whether these financial statement present true or fair view or not. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू देते हैं या नहीं देते हैं, ये मेरा ओपिनियन एक्सप्रेस करना मेरी जिम्मेदारी, यही ऑडिट है। आई एम नॉट मेकर, आई एम जस्ट चेकर। यही ऑडिट होता है। सो बहुत सारे ऑडिट होते हैं, 3 नाम आपके सिलेबस से बहुत कनेक्टेड है, इसलिए मैंने बता दिया, कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट। ऑडिट और भी बहुत सारे होते हैं। हाँ मैं समझ गया आप क्या बात कर रहे हो, मैं वो भी लिख देता हूं। एक और ऑडिट होता है सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है कि कंपनी ने जितने भी लॉज एप्लीकेबल है कंपनी के ऊपर, अब मैंने लैंग्वेज बदल दी है, अब मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात नहीं कर रहा, जीएसटी की बात नहीं कर रहा, कंपनी एक्ट की बात। अब मैं कह रहा हूं कंपनी पर जितने भी लॉज एप्लीकेबल है, कंपनी ने उनका कंप्लायंस किया या नहीं किया, क्या करना था और क्या किया और क्या डिविएशन है, इस चीज के ऑडिट को क्या कहते हैं? सेक्रेटरियल ऑडिट। और सेक्रेटरियल ऑडिट हम नहीं कर सकते, दिस कैन बी डन ओनली एंड ओनली बाय अ कंपनी सेक्रेटरी। इसलिए जो आप बोल रहे थे ना कि सर वो तो सीएस चेक करेगा, मैं आपको अब सही बताता हूं, सीएस तो इंश्योर करे कि कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस किया हो आपकी कंपनी ने। ये जो कंपनी ऑडिट था ना, इसमें सीएस का क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है। तो कंपनी सीएस को क्यों अपॉइंट करती है? ये इंश्योर करने के लिए कि कंप्लायंस पूरे करो कंपनीज एक्ट के। बट आपने किया है नहीं किया, देखने वाला कौन रहने वाला है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ओवरऑल लॉस के कंप्लायंस हुए या नहीं हुए, उस ऑडिट को क्या कहते हैं? सेक्रेटरियल ऑडिट। पर जैसे टैक्स ऑडिट छोटी मोटे लोगों पर भी एप्लीकेबल हो जाता है, कंपनी ऑडिट हर कंपनी को करवाना है, वैसे सेक्रेटरियल ऑडिट हर कंपनी को नहीं करवाना। मेजरली ये किसको करवाना होता है?
लिस्टेड कंपनी को, एक लिमिट से बड़ी कंपनी को, जिनके 100 करोड़ से ऊपर के लोन हो, ऐसी कुछ कंपनी स्पेसिफाइड नहीं जिनको ही सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना होता है, बट वो सीएस करेगा, तो हमारा मैटर है भी नहीं। हमारे मैटर ये सब है जिसमें हमारा अभी केवल ये मैटर है कंपनी ऑडिट। तो मैंने शायद आपको बातों बातों में बता दिया कि सरकार आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप कंपनी लॉ के एक्सपर्ट हो, बस यही आपके सब्जेक्ट का रीजन है पढ़ाने का। कब आप एक्सप्रेस कर पाओगे अपना ओपिनियन? जब आपको पहले कंपनीज एक्ट पता होगा, बस यही सब्जेक्ट है। और वो भी अब तो बहुत आसान काम हो गया, कंपनीज एक्ट अब तो बहुत कम पढ़ाते हैं सीए के सिलेबस में। जब से सब्जेक्ट कम किए, बहुत छोटा सा पार्ट, आपको पूरा कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा रहे, बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ा रहे हैं कंपनी एक्ट का, 50 नंबर 70 नंबर में भी। बचा हुआ पार्ट आपको कहाँ पढ़ना होता था पहले? फाइनल में। अब फाइनल में से वो सब्जेक्ट हटा दिया, अब वो डाल दिया सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में। इस फॉर्म समझते होंगे आप, जो एग्जाम खुद से पढ़कर खुद को एक कंप्यूटर पे बैठ के देने कहीं जाकर, एग्जाम जैसा एग्जाम नहीं होगा सब्जेक्ट। फाइनल में 6 पेपर ही देने हैं आपको, बचे हुए पेपर कौन से मॉड्यूल में? सेल्फ पेस्ड। आप खुद पढ़ो और खुद एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम दे आओ, वहीं हाथों हाथ रिजल्ट आ जाएगा, एमसीक्यूज लेवल के एग्जाम्स होंगे। तो अब बचा हुआ कंपनी लॉ आपके एक्चुअल सिलेबस में है ही नहीं, और जितना भी है वो पूरा कंपनी लॉ है नहीं, तो आपको पूरा कंपनी लॉ पढ़ने को मिलेगा ही नहीं, इंटर में एक पार्ट है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द रीजन कि आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप कंपनी ऑडिट करते हो। हाँ, आप सही कह रहे हो, मतलब कंपनी ऑडिट में 2 काम हो गए मेरे चेक करने के, यही हो गए ना? बिल्कुल ही हो गए कि एक तो फाइनेंशियली बैलेंस शीट प्रॉपर प्रिपेयर्ड है या नहीं, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सेट्रा फॉलो हुए नहीं हुए, बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट है, एंट्री सही करी है आपने, ये तो चेक करना ही है। लेकिन ये मेजर चेक करना है कंपनी लॉ के कंप्लायंस किया या नहीं किया। ठीक है, आगे आते हैं, बात स्टार्ट करते हैं अबाउट कंपनीज एक्ट 2013। किस पे लगता है कंपनीज एक्ट? कुछ ऐसी बातें जो आपको ऑलरेडी पता है। किस पे लगता है कंपनीज एक्ट? असल इंडियन कंपनीज पर। क्या एलएलपी पे लगेगा? पार्टनरशिप फॉर्म्स पे लगेगा? प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स पे लगेगा? केवल किस पे लगेगा? कंपनीज एक्ट किसको फॉलो करना है? ऐसी कंपनीज जो इंडिया में बनी है उन्हें ही फॉलो करना है। प्राइवेट या पब्लिक? दोनों। ठीक है, जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है। बढ़िया आंसर। बहुत बेसिक से ही बातें चालू करेंगे, भले मैं मानता हूं आपने, मेरे को पता है फाउंडेशन में कंपनी लॉ का पार्ट आता है, बट अभी मुझे आगे आने दो, आप भी जान जाओगे, मैं भी आपको बता दूंगा आपको कितना आता है। पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए बेसिक्स से ही बात चालू करेंगे। तो आप ऐसे मत सोचना कि यार ये क्या कर रहे हैं टाइम पास। कितनी कंपनियां हैं आपके हिसाब से इंडिया में? नो आइडिया? ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्रोप्राइटरशिप फर्म। यस, बढ़िया ऋषभ भाई। सो इट्स अप्रॉक्स 16 लाख प्लस, 16 लाख से ज्यादा कंपनियां इस देश में। लॉ का स्कोप समझा रहा हूं पहले। इन सारी कंपनीज पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, चाहे वो 2013 के पहले की बनी हुई है 2013 के बाद की बनी हुई है। ठीक है ना? एक्ट की शुरुआत करते हैं बेसिक चीजों से। तो आज से एक बात अब समझने लग जाना कि किसी भी एक्ट के लिए ना 2 चीजों की होने की जरूरत है। किसी के ऊपर कोई लॉ लागू करना है तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा लॉ, कि प्रोविजन क्या लगेगा, कौन से लॉ के प्रोविजन लगेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज हु इज गोइंग टू बी रेगुलेट दिस। यहां शायद अच्छा लिख जाए, हाँ, एक नया वर्ड और सीखना आप, एक होता है लॉ और एक होता है रेगुलेटर। सो कंपनीज को गवर्न करने के लिए लॉ कौन सा है? कंपनीज एक्ट। लेकिन रेगुलेटर कौन है? कौन देख रहा है ये सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? हु इज द रेगुलेटर? बढ़िया। सो द रेगुलेटर फॉर द कंपनीज एक्ट इज एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब से ना कोई भी एक्ट पढ़ो तो 2 नाम पहले ढूंढ लाना, अगर अपने आप को समझदार बनाना चाहते हो तो, कि कौन सा कानून है, किस पे लग रहा है, ये तो पहली चीज। और दूसरा है रेगुलेटर कौन है, किसको हैंडल करना पड़ेगा। मुझे भी अगर कुछ लाइसेंसिंग करनी है तो किसके साथ जाना पड़ेगा? तो कंपनीज एक्ट का रेगुलेटर कौन है? एमसीए। क्या है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनीज एक्ट एक सेंट्रल लॉ है,
सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, तो रेगुलेटर भी कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रेगुलेटर होगा. सो द रेगुलेटर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. हु इज द मिनिस्टर ऑफ दिस मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री है तो मिनिस्टर भी होंगे. तो द मिनिस्टर इज निर्मला सीतारमन जी. सर फाइनेंस मिनिस्टर है, हाँ, एमसीए भी उन्हीं के हाथ में है. हमारे यहाँ बहुत टाइम से एक तरह से ट्रेंड ही चल गया है कि जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री देते हैं उससे ही कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री भी देते हैं. निर्मला सीतारमन जी, उनके पहले पी चिदम्बरम जी, यही हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर. सो एमसीए इज द रेगुलेटर. कहां बैठा हुआ है एमसीए? तो दिल्ली में. कितनी कंपनियां रेगुलेट करनी है दिल्ली में बैठ के? 16 लाख. नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो क्या किया? पहले पूरे इंडिया को अलग अलग 7 रीजन में बांटा. सर ये क्या हुआ? आप आपके आईसीआई को देख लो. कितने मेंबर्स मैनेज करने हैं आईसीआई को? करीब 4 लाख से ज्यादा, और करीब 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स मैनेज करने हैं दिल्ली में बैठ के. नॉट एट ऑल पॉसिबल. क्या किया? पूरे आईसीआई को पहले 5 रीजन में बांटा. नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड देन सेंट्रल. ये 5 रीजन में बांटा. फिर अब हर रीजन में हजारों मेंबर्स, लाखों स्टूडेंट्स, तो हर बड़ी बड़ी जगह पर जाकर क्या बनाई? अपनी ब्रांच. तो पहले हेड ऑफिस, फिर रीजन, और फिर हर रीजन के अंडर में कुछ कुछ बड़ी बड़ी जगह पर ब्रांचेस. तब जाकर वो मैनेज कर पा रहे हैं. हर रीजन में क्या होंगी? अलग अलग स्टेट. पहले आईसीआई को समझ लो यार, कम ऑन, है ना. पहले एमसीए को बाद में समझते हैं, पहले जिन इंस्टीट्यूट में वो समझ लें. सो आईसीआई के सेंट्रल रीजन में आते हैं हम. मध्य प्रदेश सेंट्रल रीजन में आता है आईसीआई के. और इसीलिए आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, वो चालू होता है सीआरओ से. सीआर मीन सेंट्रल रीजन. ऑलराइट, ये भी समझ लो. अब आपसे गलती हो सकती है, पता पड़ा आप मुंबई आर्टिकलशिप करने गए, आपका एक फ्रेंड बना, आप ऑफिस में गए, पहले दिन आपने किसी से बातचीत चालू करी, आपने उससे पूछ लिया तेरा सीआरओ नंबर क्या है, तो बोलेगा सीआरओ क्या होता है. आप बोला कैसा व्यक्ति, तो सीए कैसे कर रहा है? तो बोले हमारे यहाँ सीआरओ नहीं चलता. फिर वो अपना नंबर बताएगा तो उसका डब्ल्यूआरओ चल रहा है, वो वेस्टर्न रीजन में आता है. इट इज नॉट सीआरओ नंबर, इट इज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर. जो सेंट्रल रीजन में सीआरओ से स्टार्ट होगा तो ईस्टर्न रीजन में वो ईआरओ चल रहा है. सो पहले हम रीजन में बटे, फिर रीजन के अंडर में बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, इंक्लूडिंग इंदौर. एक ब्रांच है इंदौर में आईसीआई की. तो कौन से रीजन में लगता है वो? सेंट्रल रीजन में ऑफ द आईसीआई. ऐसे लिखते हैं, इंदौर ब्रांच ऑफ द सेंट्रल रीजन ऑफ द आईसीआई. ये एग्जैक्ट सिचुएशन है. वैसे ही एमसीए ने पहले अपने आप को किस में बांटा? 7 अलग अलग रीजन में. हर रीजन में अलग अलग क्या है? स्टेट. और हर स्टेट में फिर अपना ऑफिस खोला. एमसीए स्टेट में जो अधिकारी बिठाती है उसे कहा जाता है आरओसी. जो आपने नाम सुना उसकी रियलिटी तो देख लो. जो स्टेट में बैठा है वो आरओसी, और जो रीजन का हेड है वो आरडी, रीजनल डायरेक्टर. ये नाम सुना है आपने? खूब आएगा कंपनी लॉ में रीजनल डायरेक्टर का नाम. हमें पता तो है कौन. चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या आरडी और आरओसी दोनों एमसीए के एम्प्लॉय हैं? हाँ या ना? हाँ, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के एम्प्लॉयज हैं एमसीए के. अब ये बताओ, आरओसी बड़ा है या आरडी बड़ा है? एक आरडी 7-7 8-8 आरओसी का बॉस है, तो आरओसी के ऊपर कौन बैठा हुआ है? आरडी. तो जैसे इंदौर मतलब एमपी एमसीए के वेस्टर्न रीजन में आता है, और एमसीए का वेस्टर्न रीजन का रीजनल ऑफिस है अहमदाबाद में. तो अगर मेरी कंपनी इंदौर में है, एमपी में है, और मुझे आरओसी से कोई काम है, तो कहां जाना पड़ेगा? एमपी आरओसी के पास, जो कहां बैठ रहा है? ग्वालियर. लेकिन अगर मेरी कंपनी को कोई परमिशन आरडी से लेनी है तो कहां जाना पड़ेगा? अहमदाबाद आरडी के पास. ऐसे चलती हैं चीजें. हर स्टेट में एक आरओसी है.
तो एमपी में जितनी भी कंपनीज बनी है सबका इमीडिएट रेगुलेटर कौन? आरओसी। पर अगर कोई काम आरडी से पड़ जाए इस कंपनी को तो कहां जाना पड़ेगा? अहमदाबाद आरडी के पास। ऐसे करते हुए 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं क्योंकि 7 रीजन्स हैं। सो कंपनी लॉ का पहला नॉलेज तो ये लो, ये 5 चीजें फर्स्ट नॉलेज है कंपनीज एक्ट के लिए। सबसे पहली चीज, लॉ कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। रेगुलेटर कौन है? एमसीए। एमसीए के अंडर में कौन है? आरडी, जो हर रीजन में बैठे हैं, क्या बोलते हैं? रीजनल डायरेक्टर। और फिर उनके अंडर में कौन है हर स्टेट में? आरओसी, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सेम एलएलपी में भी सेम है बेटा। एलएलपी में बस एक्ट बदलेगा, क्या होगा? एलएलपी एक्ट, बाकी सब सेम है। क्या बात कर रहे हो सर? उन्होंने लॉ में तो लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार ऑफ द एलएलपी, लेकिन इस देश में अब तक रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी कोई बना ही नहीं, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ही रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी का भी काम दिया हुआ है। सो आरओसी ही एलएलपी के लिए भी रेगुलेटर है आज की डेट में। भले ही लॉ में लिखा हुआ है रजिस्ट्रार ऑफ द एलएलपी, पर वो अलग से हमने बनाया ही नहीं। आरओसी को ही रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के भी काम दिए हुए हैं। बिल्कुल यस। नहीं, आरओसी एमपी बोलते हैं, लेकिन मैंने ये लिखा ग्वालियर में ऑफिस है। अरे ऐसे तो एमपी की हाई कोर्ट बोलते हैं, लेकिन हाई कोर्ट है जबलपुर में। वैसे ही बोलूंगा मैं आरओसी एमपी, बट ऑफिस सिचुएटेड, और हमको कोई मतलब ही नहीं है ग्वालियर से आज की डेट में, क्योंकि सारे काम कैसे होते हैं? ऑनलाइन। वो भी लास्ट वही डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर खत्म कर रहा हूँ। जितने भी आप फॉर्म भरते हो, आपने भी थोड़े बहुत फॉर्म तो देखे ही होंगे फाउंडेशन में भी, कि ये करोगे तो ये वाला फॉर्म आरओसी को फाइल करना है। ये सब फॉर्म कहाँ फाइल होते हैं? इस पोर्टल पर, दैट इज कॉल्ड mca.gov.in। कल सबसे पहले आकर इस पोर्टल पर ही चलेंगे, कि जिस पर आपकी बहुत बड़ी लाइफ डिपेंडेंट है, वो पोर्टल दिखाऊंगा कल आपको। सब काम यहां होंगे। हाँ, क्योंकि डाउट यही आता है, क्या हर आरओसी की सेपरेट वेबसाइट है? नहीं, सारी फाइलिंग कहां होगी? mca.gov.in पर। अगर आपकी कंपनी एमपी की है तो ये जो फॉर्म फाइल करोगे अपने आप इनको चला जाएगा। अगर आपकी कंपनी दिल्ली की है तो जो फॉर्म फाइल करोगे वो दिल्ली आरओसी को चला जाएगा, लेकिन फाइलिंग एक ही पोर्टल पर होगी, mca.gov.in पर। हमारे लिए यही एमसीए है। हमको एमसीए को फिजिकली देखने की जरूरत ही नहीं, यही वेबसाइट ही एमसीए है आपके लिए। कोई भी फॉर्म आरओसी को फाइल करना है यहाँ होगा, आरडी को फाइल करना है, सब फॉर्म यही फाइल होंगे। आज के डेट में कुछ भी फिजिकल काम नहीं बचा है कंपनीज एक्ट में। सो ये ब्रीफ डिस्कशन था एक। कल से फर्स्ट पार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले शुरुआत में हम कंपनीज एक्ट के 2 चैप्टर पढ़ेंगे। कंपनीज का बेसिक, जिसमें डेफिनेशन और कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, और फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। उसके बाद फिर तरुण सर विल टेक फॉरवर्ड। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। गुड लक।